एंगर मोड ऑन। सेठ जी पगार बढ़ाओ, सेठ जी पगार बढ़ाओ। पार्लियामेंट बन रही है, पार्लियामेंट गिर रही है, पार्लियामेंट बन रही है, पार्लियामेंट गिर रही है। इमेजिन करो तुम्हारे पास खाने को रोटी नहीं है और तुम्हारे राजा साहब कर रहे हैं पार्टी। तो दोस्तों तुम क्या करोगे उस वक्त? रशिया से जवाब आया, हम रिवॉल्यूशन करेंगे। तो वेलकम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही टॉपिक की। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर पावर की, जो नाम था रशिया। तो रशिया के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ वीडियोस पे मुझे कमेंट आई थी, रिक्वेस्ट आई थी टू मेक द वीडियो ऑन रशियन रिवॉल्यूशन। तो 9th की डिमांड को फुलफिल करते हुए आज मैं उपस्थित हूं अपने चैनल पर, जिस पर हम बात करेंगे रशियन रिवॉल्यूशन की। दोस्तों आज की ये स्लाइड्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बिना देरी के शुरुआत करते हैं रशियन रिवॉल्यूशन की। रशिया की सोसाइटी 3 पार्ट्स पर बटी हुई थी, रेडिकल्स, लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स नाम से ही पता चल रहा है काफी ज्यादा लिबरल थे। रेडिकल्स थोड़े से उग्रवादी, गुस्से वाले लोग हुआ करते थे। वहीं पर कंजर्वेटिव्स जो थे वो थोड़े से स्लोमो थे। इट्स लाइक चल रही है, चलने दो, क्या टेंशन है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कोई जरूरत नहीं है, बदलाव चाहिए लेकिन बहुत स्लो तरीके से। कह सकते हैं हम ये कि ये हमारे दादाजी के जमाने के लोग थे। तो इस तरह से यहाँ पर इनकी बात कर रही हूं मैं। 3 तरह से बटी हुई थी सोसाइटी। इसके बाद बात करते हैं रशिया के इकोनॉमिक चेंजेस को लेकर। रशिया में लोग बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे थे। किस तरह से डेवलप कर रहे थे? रेलवेज ग्रो कर रही थी, इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, पूरी तरह से डेवलपमेंट देखने को मिल रहा था। इन शॉर्ट रशिया ग्रो कर रहा है। अब रशिया ग्रो कर रहा है तो आखिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है दोस्तों यहाँ पर, ये रही हमारी दिक्कत, वर्कर्स। जी हाँ दोस्तों, वर्कर्स के साथ हो कुछ ऐसा रहा था कि काम तो बहुत करना पड़ रहा था, लेकिन उनकी जो सैलरी थी, उनको जो पे किया जाता था वो बहुत ही कम किया जाता था। प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं थी, प्रॉपर वर्क कंडीशन नहीं थी, जिस कारण से वहां के लोग काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इन शॉर्ट आपने एक एपिसोड देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, जो हाल नट्टू काका का था, सेठ जी पगार बढ़ाओ, सेठ जी पगार बढ़ाओ, है ना? वैसा ही कुछ हाल था यहाँ के वर्कर्स का। बेचारों की पगार बढ़ नहीं रही थी, काम फुल ऑन चल रहा था, हालत थी खस्ता। तो जिस तरह से नट्टू काका ने जेठालाल के अगेंस्ट स्ट्राइक करी, प्रोटेस्ट किया, उसी तरह से उसको देखकर इंस्पायर होते हैं यहाँ के वर्कर्स, और यहाँ पर भी शुरुआत हो जाती है प्रोटेस्ट की। तो वर्कर्स उतर आते हैं प्रोटेस्ट करने में अगेंस्ट देयर फैक्ट्री ओनर्स। साथ ही साथ वर्कर्स के प्रोटेस्ट में उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स। रेडिकल्स इस चीज में साथ नहीं देते हैं, लेकिन लिबरल्स और कंजर्वेटिव फुल ऑन सपोर्ट दे रहे होते हैं वर्कर्स को। इसके बाद बात करते हैं हम कि यूरोप के अंदर रिवॉल्यूशनरी एक्शन अलग अलग पार्ट्स में हो रहा था। रिवॉल्यूशन सिर्फ रशिया ने नहीं देखा, और भी पार्ट्स पर रिवॉल्यूशन चल रहा था। कौन कौन से ये पार्ट्स थे? तो ये पार्ट्स थे दोस्तों, फ्रेंच, इटली, जर्मनी, रशिया, इन सभी जगह पे रिवॉल्यूशन बड़ी जोर जोर से चल रहा था। साथ ही साथ ये रिवॉल्यूशन करा रहे थे लिबरल्स और रेडिकल्स ग्रुप, जो कह रहे थे कि कुछ भी हो लेकिन मोनार्क तो नहीं रहना चाहिए, राजा को हटाना चाहिए, सिंगल पावर को कभी भी रूल नहीं करना चाहिए, पावर्स को डिवाइड किया जाए। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, सोशलिज्म। ये वो आइडियोलॉजी है जिसने रशिया को पूरे वर्ल्ड में फेमस करा दिया। जी हाँ दोस्तों, सोशलिज्म एक पावरफुल आइडियोलॉजी जिसने पूरे वर्ल्ड में रशिया की पहचान दिलाई। ये कहती है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर्टी को पब्लिक में शेयर कर देना चाहिए, कम्युनिटी में सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये बात की जाती है सोशलिज्म के अंदर, द आइडियोलॉजी ऑफ रशिया। सोशलिस्ट वो लोग होते हैं जो सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सोशलिज्म को फॉलो करने वाले लोगों को कहा जाता है सोशलिस्ट, और इनका मानना था कि सारे फसाद की जड़ ये जमीन ही होती है, तो इससे बेटर है कि जमीन प्रॉब्लम बने, जमीन को आपस में शेयर कर दिया जाए। इन शॉर्ट
ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो कुल मिलाकर प्रॉपर्टी को आप आपस में बांट दीजिए कम्युनिटी में, तो प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि सारे फसाद की जड़ ये जमीन ही होती है। अब यहाँ पर आपको कुछ शख्सियत के फोटोग्राफ्स दिख रहे होंगे। ये वो लोग हैं दोस्तों जिनकी वजह से सोशलिज्म इतने पीक पर पहुंचा था। यही वो लोग हैं जिन्होंने सोशलिज्म को प्रमोट और प्रोपोगेट किया। सबसे पहले आते हैं रॉबर्ट ओवन साहब। आई होप ये इमेजेस आपको क्लियरली आपकी स्क्रीन तक विजिबल हो रही होंगी। इसके बाद देखिए लुइस ब्लैंक साहब। साथ ही साथ आगे हमारे में दिख रहे होंगे आपको कार्ल मार्क्स। इनकी एक थ्योरी है मार्क्सिस्ट थ्योरी, काफी ज्यादा फेमस है, लोग बहुत परिचित भी होंगे। अगर आप इसका डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आगे देखिए नेक्स्ट आते हैं फ्राइडरिच इंगल साहब। कार्ल मार्क्स और इंगल साहब ने बहुत सारी चीजें साथ में की हुई हैं, बहुत सारी स्टडी थ्योरी वगैरह साथ में डिराइव की गई है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो मुझे बताइएगा कमेंट पे, मैं आगे उसके लिए काम करूंगी। एक बार मैं साइड हो जाती हूँ जिससे ये महानुभाव आपके तक आराम से देखने को मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इन शॉर्ट रॉबर्ट ओवन साहब कहते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बना देनी चाहिए। सोसाइटी में कोऑपरेशन की फीलिंग्स को लाने की बात करता है। कहते हैं कि पीपल को साथ में काम करना चाहिए और साथ में काम कर जो भी प्रॉफिट आता है उसको आपस में बांट लेना चाहिए। ये एक थ्योरी थी जो प्रपोज की गई बाय रॉबर्ट ओवन। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1870s में सोशलिज्म का आइडिया पूरे यूरोप में फैल जाता है। इस आइडिया के अंदर एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जाती है जिसको बोला जाता है सेकेंड इंटरनेशनल। इसका काम होता है सोशलिज्म को देश दुनिया तक पहुंचाना। इसके साथ साथ अलग अलग कंट्रीज में भी अलग अलग तरह के एसोसिएशन बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि जर्मनी में बनती है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्रिटेन में बनती है लेबर पार्टी, वहीं पे फ्रांस में बनती है सोशलिस्ट पार्टी। इन पार्टीज का सिंपल सा रूल था टू प्रमोट द सोशलिज्म। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक आपको इमेज दिख रही होगी, ये है हमारी फिल्म के हीरो बोल दो या नायक बोल दो या विलन बोल दो, सब यही है। कहानी पूरी इसी के अराउंड रिवॉल्व होगी। इन शॉर्ट ये है जेठालाल। जी हाँ दोस्तों, इनकी वजह से ही इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, रिवॉल्यूशन हो रहा था। नाम था जार निकोलस II, रशियन एम्पायर के राजा जार निकोलस II। साथ ही साथ आपको ये एक मैप विजिबल हो रहा होगा, ये मैप है रशियन एम्पायर का, रशिया के एम्पायर का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस पूरी स्लाइड में, इस पूरे यूनिट में हम 3 टॉपिक्स को खास तौर से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा हाउ वाज द सोशलिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन रशिया। आखिर रशिया में जो ये सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनी, तो ये बनी कैसे, क्या आइडियोलॉजी थी, किन किन लोगों ने सपोर्ट किया, ये सारी चीजें। साथ ही साथ हाउ वाज द रिवॉल्यूशन इन रशिया, रशिया में जो रिवॉल्यूशन हुआ वो किस तरह का था, किस पीक पे था, लोग इंस्पायर हुए, कहाँ कहाँ के लोग इंस्पायर हुए, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ रिवॉल्यूशन में होने वाले छोटे मोटे इवेंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। आगे देखते हैं हाउ वाज मोनार्की गवर्नमेंट रिमूव्ड। मोनार्की गवर्नमेंट कैसे रिमूव्ड हुई, ये जो हमने अभी जस्ट हीरो देखा था थोड़ी पीछे जार निकोलस II, उनको किस तरह से हटाया गया, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस डिटेल्ड वीडियो में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रशियन एम्पायर की अगर हम बात करते हैं तो रशियन एम्पायर में बहुत सारे रिलीजन्स रूल कर रहे थे, बहुत सारे रिलीजन्स लोग फॉलो कर रहे थे, जैसे कि मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, लेकिन सबसे ज्यादा जो पीक पे था वो था वहां का ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ये रिलीजन सबसे ज्यादा पीक पे था, और भी रिलीजन्स थे पर ये रिलीजन कुछ ज्यादा ही पीक पर चल रहा था। साथ ही साथ अब बात आती है कि वहां के लोग काम क्या करते थे, तो बेसिकली वहां पर 85% जो जनता थी वो एग्रीकल्चर करती थी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पे डिपेंड होती थी। लेकिन अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर मतलब इंडस्ट्री का सेक्टर बहुत कम रहा, बिल्कुल सही बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो तो रहा था पर उतना भी नहीं जितना एग्रीकल्चर को ये लोग वेटेज दे रहे थे। एग्रीकल्चर 85%, बचे हुए परसेंटेज पे काम हो रहा था इंडस्ट्री का, और इंडस्ट्रियल एरियाज भी सिर्फ 2 ही थे। कौन कौन से? पीटरबर्ग एंड मॉस्को। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पेपर में ये चीज पूछी गई है, यहाँ से क्वेश्चन भी फ्रेम हुआ है
तो प्लीज ये जगह को याद रखिएगा, पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, ये दो इंडस्ट्रियल एरिया हैं रशिया के अंदर। साथ ही साथ 1914 में 31% वुमेन वर्कर्स फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देती हैं। अब महिलाएं भी काम करने के लिए मैदान में आ चुकी हैं, उनको भी अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है और अपने फैमिली के लाइवलीहुड को चलाना है। तो इसीलिए 31% वुमेन जो है वो भी क्या करने लगते हैं, फैक्ट्री में काम करने लगते हैं। साथ ही साथ अब बात करते हैं हम लोग कि वहां का रूरल एरिया कैसा था, रशिया का गांव वाला एरिया कैसा था। तो दोस्तों गांव की बात करें तो किसान लोग जो थे, कुछ किसान तो ऐसे थे जिनके पास बहुत कम जमीन हुआ करती थी, वहीं पर कुछ किसान ऐसे थे कि जिनके पास जमीन ही नहीं होती थी। अब जिनके पास जमीन नहीं है तो वो एक हायर कंडीशन पे दूसरे के लैंड पे काम किया करते थे, पर जिसके पास जमीन है वो अपने ही में काम कर रहा था। और इस चीज की सबसे मुख्य वजह ये थी कि वहां की मोस्ट ऑफ द जो जमीन थी, मोस्ट ऑफ द लैंड जो है वो नोबिलिटी और चर्च के पास हुआ करता था। नोबिलिटी, चर्च, ये दोनों चीजें आपने पढ़ी होंगी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जमीन तो थी पर उतनी भी नहीं कि जीवन चलाया जा सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट। यहाँ के किसान लोग बहुत अच्छे थे, बकायदा वो एक दूसरे को हेल्प करते थे, अपनी जमीन को दूसरे किसानों के साथ शेयर कर लेते थे। जो भी प्रॉफिट उस जमीन से आता था प्रोडक्शन के बाद, वो उस प्रॉफिट को भी आपस में शेयर कर लेते थे। इंडियन किसान की तरह तो बिल्कुल भी नहीं थे, भाई तूने मेरे खेत में इतना गाड़ी, तो गाड़ी कैसे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। बकायदा एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, फुल ऑन सपोर्ट पे लाइफ चल रही थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एक नया रूल वहां पर आ जाता है, ये बोला जाता है कि रशिया के अंदर 1914 के पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टीज, एसोसिएशन, यूनियन बनेंगे वो सभी इलीगल होंगे, पूरी तरह से इलीगल। आगे देखें, 1898 में एक बनती भी है जिसका नाम होता है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, और ये पार्टी पूरी तरह से वर्कर्स के लिए होती है और ये एक्टिव होती है शहरी इलाके में, अर्बन एरियाज में। वहीं पर ये 2000 में एक और पार्टी बनती है, दैट वाज सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, मेनली फॉर पीजेंट्स एक्टिव इन रूरल एरिया। अब ये जो पार्टी थी ये किसानों के लिए थी और ये पूरी पार्टी गांव के क्षेत्र में काम कर रही थी। तो ये दोनों ही पार्टी वहां पर इलीगल होती है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 1900 होना चाहिए, ये मिसप्रिंट हो गया है मेरी तरफ से, इसको सुधार लीजिएगा प्लीज। इसके लिए मैं सॉरी हूँ आप सभी के समक्ष। यहाँ पर मैंने एक डिवीजन किया है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करके रखा है मैंने, कि फ्लो चार्ट के थ्रू आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन कई बार आस्किंग रहा है। तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वर्कर्स के लिए थी, अर्बन एरिया में काम किया करती थी और ये इलीगल ऑर्गेनाइजेशन था। वहीं पर हमारी जो दूसरी पार्टी है दैट इज सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, ये पार्टी किसानों के लिए बनाई गई थी, ये गांव वाले क्षेत्र पे काम करती थी, रूरल एरियाज में, और ये भी एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1903 में ये जो इतनी बड़ी पार्टी का मैंने नाम लिया, इतना नाम था, वो पार्टी अब दो हिस्से में बढ़ चुकी है। बंटवारा किसमें नहीं होता, देखो बंटवारा हो चुका है दोस्तों। अब बंटवारा होने के बाद डिवीजन हुआ है बोल्शेविक्स और मेंशेविक में। एक डिवीजन कहलाया बोल्शेविक, जिसको लीड कर रहे थे व्लादिमीर लेनिन। इनका नाम आगे चल के आपको बहुत सुनने मिलेगा अभी मेरे टॉपिक पे, तो प्लीज इसको हाईलाइट रखिएगा, याद रखिएगा। व्लादिमीर लेनिन इसके लीडर होते हैं। साथ ही साथ ये अपनी पार्टी को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रखना चाहते हैं। इट्स लाइक हर किसी को एंट्री नहीं देना है, सेलेक्ट करके एंट्री देंगे, हर किसी नॉट एंट्री, ओके। तो इट्स लाइक दैट, इनको डिसिप्लिन चाहिए। साथ ही साथ दूसरी जो पार्टी थी दैट इज मेंशेविक्स। मेंशेविक्स का डिवीजन जो था वो जूलियस मार्टोव के थ्रू हुआ था, ये इसके हेड बन जाते हैं। साथ ही साथ इनका कहना था तुम जिसको नहीं लोगे ना हम तो उसको भी ले लेंगे, बस आने दो। तो कुल मिलाकर मेंशेविक सभी को आने देते हैं, डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हैं, पर इनका ये कहना बिल्कुल भी नहीं था कि नहीं हर किसी को अलाउ नहीं करना है, ये सभी को अपने पार्टी में इन्वॉल्व कर लेते थे। इन शॉर्ट एवरीवन इज अलाउड टू जॉइन द मेंशेविक्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जार निकोलस II के पास टोटल पावर दी गई थी, जिसकी वजह से वो कुछ भी डिसीजन लेने में चला जाता था, जिसकी वजह से जनता आगे चलकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब जार निकोलस के पास पूरी पावर है तो वहां पर कोई भी पार्लियामेंट पहले लीड नहीं करती थी।
आगे देखते हैं, यही कुछ वजहें बनेंगी रशियन रिवॉल्यूशन के लिए। आपको मैं ये सब कॉजेस पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा रशिया और जापान के बीच में वॉर होता है। अब वॉर तो होता है, जापान से रशिया कई बार हार जाता है। अब वॉर हारने के बाद वहां पर जो कमोडिटीज के प्राइस होते हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, अनाज के दाम बढ़ने लगते हैं, लोगों को खाने नहीं मिल रहा है, भुखमरी आ रही है, जनता परेशान हो रही है, फुल ऑन एक्शन चल रहा है। अब जनता विद्रोह करेगी अपने राजा के खिलाफ, जेठालाल के खिलाफ। आगे देखो दोस्तों, नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक जगह का नाम लिया जा रहा है, दैट इज विंटर पैलेस। विंटर पैलेस वो जगह है जहां पर राजा रहते थे। तो विंटर पैलेस के सामने फादर गैपोन 22 जनवरी 1905 में 22 जनवरी 1905 में अपनी पूरी सेना को लेकर, वर्कर्स को लेकर पहुंच जाते हैं और विंटर पैलेस के सामने वहां पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब राजा बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है कि ऐसे कैसे आप मेरे अगेंस्ट आवाज उठा रहे हो। तो राजा बहुत नाराज होता है और अपनी ट्रूप को, अपनी आर्मी को ऑर्डर दे देता है कि ओपन फायर कर दिया जाए। ऐसा ही कुछ जलियांवाला बाग में भी हुआ था। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो मेरे शॉर्ट्स में एक ड्रामेटिक फॉर्म में उसका अपडेट किया हुआ है, मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। आगे देखते हैं। अब राजा ने ऑर्डर दे दिया है, बढ़िया से ओपन फायर हो गई, 100 वर्कर्स मर गए दोस्तों, 100 लोग मर गए, 300 लोग अभी भी जख्मी पड़े हैं, घायल पड़े हैं। और इस पूरे इवेंट को नाम दिया गया ब्लडी संडे। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हिस्ट्री में इसके बारे में बहुत ज्यादा जिक्र होता आ रहा है। द थिंग इज कि ये संडे खून से लथपथ था, खून से रंगा हुआ था। तो इन शॉर्ट, ब्लडी संडे इज द संडे विच कैन बी सेड एज द वर्स्ट इवेंट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बहुत सारे लोग इस चीज से नाराज हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं राजा की इस हरकत से। तो वो लोग अपने अपने ग्रुप्स बनाने लगते हैं। वर्कर्स अपना ग्रुप बना रहे हैं, डॉक्टर अपना बना रहे हैं, लॉयर्स अपना बना रहे हैं। एक तरह से एसोसिएशन बनने लगता है और इन सब का सीधा सा ये रूल होता है कि भाई हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे और हमको राजा को हटाना है। और ये लोग मिलकर बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आगे बहुत काम आएगी दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद अब ये लोग एक पार्लियामेंट क्रिएट कर लेते हैं और इसी पार्लियामेंट को कहा जाता है डूमा। यहां से भी कई बार क्वेश्चन आस्किंग रहा है क्लास 9, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये आपको स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं, आप अगर चाहते हैं कि ये स्लाइड्स आपको मिल जाएं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। जस्ट डू लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। आगे देखिए दोस्तों, अब पार्लियामेंट बन गई है, लेकिन राजा साहब यहाँ भी थोड़ी सी ट्रिक खेलेंगे। कैसे खेलेंगे? पहली इनने डूमा बनाई, 75 दिन बाद उसको डिसमिस कर दी। पार्लियामेंट बन रही है, पार्लियामेंट गिर रही है, पार्लियामेंट बन रही है, पार्लियामेंट गिर रही है। इस तरह का कुछ खेल चल रहा था। 75 डेज में पहली डूमा इनने डिसमिस कर दी, फिर से एक और डूमा बनाई, दूसरी डूमा बनाई, उसको भी डिसमिस कर दिया। अब तीसरी बनाई तो उसमें वोटिंग लॉज में कुछ चेंज ला दिए। ठीक है, हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ उन लोगों को अपने पार्लियामेंट के अंदर रखना है जो राजा के लिए गुड टू स्पीकर है, मतलब जो राजा के लिए अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। जो बुरा बोल रहे हैं उनको लात मार के डूमा से बाहर किया जा रहा है। जनता फिर से नाराज हो जाएगी। इन शॉर्ट, लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स इन लोगों को तो रख लिया गया डूमा के अंदर क्योंकि ये राजा के हित में थे, लेकिन रिवॉल्यूशनरीज जो थे, रेडिकल्स जो थे, उनको डूमा से बाहर फेंक दिया जाता है। अब ये लोग बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। अब एक और इवेंट होगा दोस्तों यहाँ पर, फरवरी 1917। ये वो टाइम है जब रशिया में पड़ती है बहुत ज्यादा ठंड, इतनी ज्यादा ठंड कि वहां की जो अनाज होती है, फसल होती है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। अब फसल जब बर्बाद हो गई, लोगों के पास खाने को नहीं है, तो जनता तो बोलेगी ना, भाई हमको खाना चाहिए, राजा साहब आप लड़ाई खेलना बंद करो, लड़ाई लड़ाई खेल रहे हो, खाना हमको मिल नहीं रहा है। तो जनता बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। जनता अभी जाके प्रोटेस्ट करेगी। साथ ही साथ अब राजा साहब ने क्या कर दिया, फैक्ट्रीज को बंद करवा दिया, फैक्ट्रीज शट डाउन। अब फैक्ट्री बंद हो गई तो वर्कर्स काम भी नहीं कर पा रहे, काम नहीं कर रहे, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, खाना नहीं आ रहा। भाई लगी पड़ी है, अच्छे से वाट लगी पड़ी है। इन शॉर्ट, हालत खस्ता है। 50 वर्कर्स लेफ्ट बैंक से राइट बैंक की तरफ मूव कर जाते हैं और मूव करने के साथ साथ ये स्टार्ट कर लेते हैं प्रोटेस्ट करना। राजा अगेन सेम वही चीज करेगा, अपनी पब्लिक को, अपनी ट्रूप्स को बोलेगा भाई अटैक। लेकिन इस बार ट्रूप्स समझदार थी, राजा साहब गलत हुआ,
तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, फायर नहीं करते हैं। इस बार ये जो सोल्जर्स थे, जो राजा के सोल्जर्स थे, वो वर्कर्स के साथ मिल जाते हैं, दे बोथ मर्ज टुगेदर, और वो बनाते हैं पेट्रोग्रेड सोवियत। बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सोल्जर्स जो राजा के थे अब वो राजा के नहीं रहे। अब आप इनको गद्दार कहिए या समझदार, ये आपकी समझ है। मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में कि आप इनको क्या मानते हैं। सोल्जर्स और वर्कर्स मिलकर बनाते हैं पेट्रोग्रेड सोवियत। अब पेट्रोग्रेड सोवियत और वो जो पार्लियामेंट थी जिसको हम डूमा का नाम देते हैं, ये दोनों मिल जाते हैं और पेट्रोग्रेड सोवियत और डूमा मिलकर बनाते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट। मतलब अब सरकार, सोल्जर, वर्कर ये लोग मिलकर चलाएंगे। अब देखिए हमारी एंट्री होती है हीरो की, व्लादिमीर लेनिन, बोल्शेविक्स का लीडर, बोल्शेविक्स का हेड। व्लादिमीर लेनिन 3 डिमांड रखता है और इसकी तीनों डिमांड को नाम दिया जाता है अप्रैल थीसिस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रैल थीसिस के अंदर क्या बोलता है, ये कहता है कि जो जमीन क्लर्जी, नोबिलिटी को देकर रखे हो, चर्च को देकर रखे हो, अब वो जमीन वापस लेकर पीजेंट्स में बांट दो। अच्छी बात है, जमीन बंटवारा है। साथ ही साथ कह रहा है कि बैंक को नेशनलाइज्ड कर दो, बैंकों को नेशनलाइज करो। साथ ही साथ कह रहा है कि जितने भी वॉर अभी ऑन गोइंग है, रनिंग है, उन सभी वॉर्स को बंद कर दिया जाए, क्योंकि वॉर ही एक वजह थी जिसकी वजह से लोग भूखे सो रहे थे। इन शॉर्ट ये तीनों डिमांड्स बहुत अच्छी रखता है व्लादिमीर लेनिन इन फेवर ऑफ पब्लिक, क्योंकि इसको अभी जनता का हीरो बनना है। अब व्लादिमीर लेनिन तो बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी पावर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी और प्रोविजनल गवर्नमेंट की पावर धीरे धीरे कम हो रही थी। ये प्रेशर दे रहा था, ये प्रेशर ले रहे थे, यहाँ से प्रेशर आ रहा है, यहाँ को प्रेशर जा रहा है। प्रेशर में प्रोविजनल गवर्नमेंट काम अच्छे से नहीं कर पाती है, तो वो गलत गलत डिसीजन, रूट डिसीजन, बैड डिसीजन लेना शुरू कर देती है। जनता प्रोविजनल गवर्नमेंट से धीरे धीरे गुस्से में आने लगती है, दुखी होने लगती है। इन शॉर्ट ये ठीक वैसा ही हो रहा है जैसे आप लोग के एग्जाम आते हैं, एग्जाम में आप लोग का प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, आप कुछ सोचने की, समझने की पूरी शक्ति आपकी एकदम गायब हो जाती है। तो वैसा ही कुछ हो रहा था यहाँ पर भी। इनके भी एग्जाम चल रहे हैं, ये खड़े हैं टीचर साहब, ये दे रहे हैं प्रेशर, भाई तेरे को पढ़ना पड़ेगा, इनकी लंका लगी पड़ी है। ठीक है, तो अब ये प्रेशर में गलत गलत आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हो रहा था। अब अपराइजिंग शुरू हो जाती है, अपराइजिंग शुरू हो जाती है, प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लोग खड़े हो जाते हैं। प्रोविजनल गवर्नमेंट हाय हाय, प्रोविजनल गवर्नमेंट हाय हाय। इन शॉर्ट अब साथ ही साथ बोल्शेविक पार्टी पावर में आने लगती है, लोग उसकी सुनने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं बोल्शेविक से, तो वो जमीनों को बंटवा देते हैं, बैंकों को नेशनलाइज कर देते हैं, वो जितनी भी अच्छी चीजें कर सकते थे उन्होंने सब किया। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज को सेंट्रलाइज कर दिया। अब साथ ही साथ बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल जाता है और नया नाम आ जाता है पार्टी का, दैट इज रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। बोल्शेविक पार्टी को रीनेम करके बनाया जाता है रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, नया नामकरण। आगे देखिए, नवंबर 1917 में बोल्शेविक्स को लगता है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पब्लिक हमसे बहुत प्रसन्न है, हम इलेक्शन करते हैं। बोल्शेविक्स ने इलेक्शन कंडक्ट कराया, पर हुआ कुछ उल्टा। पब्लिक पसंद तो कर रही थी, पर ना जाने खेल उल्टा सा पड़ गया, बोल्शेविक हार जाते हैं। अब बोल्शेविक्स तो हार गए, अब कहानी ये होती है दोस्तों कि बोल्शेविक हारने के बाद गुस्से में आ जाते हैं, एंगर मोड ऑन। तो यहाँ पर हमारे ये व्लादिमीर लेनिन साहब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, हमने तुमको ये दिया, तुमने हमको क्या दिया, कुल मिलाकर बहुत दुखी। तो यहाँ पर हमारे लेनिन साहब बहुत दुखी हो जाते हैं। तो 1918 में वो कहते हैं ये इलेक्शन कुछ नहीं होता, इलेक्शन हटा दो, क्योंकि तुम लोग ने मुझे तो जिताया नहीं, तो अब मैं वो डिसीजन लूंगा और तुमको सारे डिसीजंस को मानना पड़ेगा। इन शॉर्ट जो इलेक्शन हुए वो पानी में चला गया, क्योंकि अब लेनिन साहब कह रहे हैं कि सारे डिसीजंस हम लेंगे। साथ ही साथ लोगों की जो फ्रीडम थी, लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स थे, वो सब भी छीन लिए जाते हैं पब्लिक से। अगेन कितना गलत हो रहा है दोस्तों। और रशिया कुल मिलाकर यहाँ पर बन जाता है वन पार्टी नेशन, मतलब पूरे रशिया पे सिर्फ एक ही पार्टी रूल कर रही है, नो डेमोक्रेसी एट ऑल। आगे देखिए, अब लेनिन धीरे धीरे जनता के बीच में अपनी सीक्रेट पुलिस भेजना शुरू कर देता है। सीक्रेट पुलिस का काम होता है कि कौन लेनिन के खिलाफ गलत बोल रहा है, तुमने लेनिन के लिए गलत कहा, अब तो तुमको जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा। तो इट्स सिंपली लाइक कि लेनिन जो था वो वहां पर सीक्रेट पुलिस को हायर कर रहा था, अपॉइंट कर रहा था,
पब्लिक की कानाफूसी सुन रहे थे और उनको जेल में डाल रहे थे। जनता बहुत नाराज हो जाती है, भाई तुम तो कनियाफूसी में उतर आए हो, तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल ना थी। तो लेनिन के हेटर्स पैदा होने लगते हैं। साथ ही साथ आगे देखिए, अब रिवॉल्यूशन 3 लोगों के बीच हो रहा है। 3 लोग रिवोल्ट कर रहे हैं। कौन कौन? रेड पीपल, ग्रीन पीपल और व्हाइट पीपल। रेड वो लोग हैं जो बोल्शेविक को, लेनिन को सपोर्ट कर रहे हैं। ग्रीन वो लोग हैं जो किसान हैं, साथ ही साथ ये रिवॉल्यूशनरी भी है। अब व्हाइट वो लोग हैं जो आपके जार सपोर्टर है, जेठालाली। हमको तो जेठालाली चाहिए, बाकी दुनिया गई तेल लेने। तो इन शॉर्ट ये जार को सपोर्ट करते हैं। जार निकोलस II को वापस से सीट में चाहते हैं। ये तीनों अब रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। सिविल वॉर शुरू हो गया है रशिया में। पर होता यह है कि व्हाइट और ग्रीन को तो अदर कंट्रीज के लोग भी सपोर्ट करते हैं। उनका रीजन ये था, भाई कुछ भी हो जाए सोशलिज्म नहीं आना चाहिए। तो इन शॉर्ट बाकी लोग इनको इसलिए सपोर्ट करते हैं कि सोशलिज्म ज्यादा फैले नहीं। लेकिन होता यह है कि इतने सपोर्ट के बाद भी राइट्स बोल्शेविक जीत जाते हैं। अब लेनिन खुश हुआ क्योंकि वो जीत गया। तो लेनिन कहता है कि चलो यार, जनता को जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस को निभाया जाए। तो लेनिन यहाँ पर अच्छा काम करने लगता है, हेल्थ कंडीशन सुधारने लगता है, स्कूल्स में अच्छी एजुकेशन दिलवाने लगता है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ कराने लगता है ना, एक प्लानिंग करने लगता है इकोनॉमिक ग्रोथ कराने की। और ये सारी चीजें करता है वो अपने 5 ईयर प्लान में, 5 साल के प्लान में। लेनिन यहाँ पे आपको अच्छा दिख रहा होगा। कहते हैं ना, मरने के पहले हर व्यक्ति अच्छा हो ही जाता है। अच्छाई ज्यादा दिन टिकती भी नहीं। लेनिन साहब मर गए दोस्तों। अब लेनिन की तो डेथ हो गई। अब लेनिन की जो सीट थी उस पर बैठ गए हैं जोसेफ स्टालिन। ये रही स्टालिन साहब की तस्वीर, मुस्कुराते हुए, मूंछों में ताव देते हुए खड़े हैं यहाँ पर आज जोसेफ स्टालिन। बाय बाय लेनिन, हाय हाय स्टालिन, ऐसा कुछ। ठीक है, अब स्टालिन साहब आ चुके हैं। अब देखते हैं इनके कारनामे, आखिर इनने क्या किया रशिया की धरती पर। तो दोस्तों, जब ये सीट पर बैठते हैं तो ये देखते हैं कि अभी भी लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, अभी भी फूड की शॉर्टेज ही है। तो ये लोगों को कहते हैं कि देखो यार, हम लोग को खाने को आपस में बांट लेना चाहिए। जो भी जमाखोरों ने खाने को स्टोर करके रखा है वो वापस निकाले और जनता में आपस में बांट दें। साथ ही साथ ये खाने के जो प्राइजेस होते हैं उनको फिक्स्ड कर देते हैं। अब खाने के प्राइजेस फिक्स करते हैं तो जो किसान लोग होते हैं वो मना कर देते हैं बेचने के लिए कि इतने कम रेट में तो हम लोग बिल्कुल भी अपने अनाज को नहीं बेचेंगे। इनको गुस्सा आ जाता है, ऐसे कैसे नहीं बेचोगे हैं, इधर लंका लगी पड़ी है, लोगों के पास खाने नहीं है, तुम अनाज नहीं दे रहे हो, गलत बात है। तो स्टालिन साहब अपनी आर्मी के साथ पहुंच जाते हैं लोगों के बीच में और उनसे अनाज लेना शुरू कर देते हैं। जबरदस्ती छीनना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर जो रिच पीजेंट्स होते हैं, अमीर जो किसान होते हैं, उनको बोला जाता है कुलक का काम ये होता है कि यही लोग वो जमाखोर है ना। आपने वो देखा होगा, एक अगेन मैं एक तारक मेहता का एग्जांपल दे रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि बावरी ने वो प्याज लाई थी, बागा फंस गया था, जमाखोरी प्याज वाला एपिसोड। ऐसा ही कुछ यहाँ पर अनाज को स्टोर किया जा रहा था और स्टोर कर रहे थे कौन? कुलक। तो इनके अगेंस्ट में ये बहुत दुखी होते हैं स्टालिन साहब और इनको पकड़ के जेल में डालना शुरू कर देता है। जनता अगेन नाराज हो जाएगी क्योंकि ये सारा काम बहुत फोर्सफुली कराया जा रहा था। स्टालिन साहब इस पूरे प्रोग्राम को नाम देते हैं कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। इसका मतलब ये अनाज को कलेक्ट करो और आपस में शेयर करो। आइडिया अच्छा था पर तरीका खराब था, हम ये कह सकते हैं। इन शॉर्ट, जनता बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और लगभग 2 मिलियन लोगों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है, लेबर कैंप भेज दिया जाता है। 2 मिलियन लोग जेल के अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ खाना शेयर नहीं करने पर। सोचो दोस्तों, तुम लोग अपना टिफिन शेयर कर लेना मुझसे, आई डोंट माइंड। अच्छा खाना शेयर करेंगे अपन। हाँ दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। आपकी लास्ट स्लाइड आ चुकी है यहाँ पर, बहुत जल्दी, बस जल्दी से 5 मिनट में खत्म कर रही हूँ, जल्दी रुक के जाइएगा, है ना। यहाँ पर दोस्तों रशिया के इंपॉर्टेंस की बात करने वाले। आखिर रशिया का जो रिवॉल्यूशन था वो कितना इन्फ्लुएंशियल था, रशिया का रिवॉल्यूशन कितना इन्फ्लुएंशियल था, लोगों ने रशिया को कितना सुना, कितने इंस्पायर्ड हुए रशिया से। इंडिया क्या रशिया के कांटेक्ट में कभी आया तो रशिया के लोगों से इंडिया का क्या रिलेशन बना, क्या इंडिया के लोग भी कभी इंस्पायर्ड हुए सोशलिज्म से, रशियन रिवॉल्यूशन से। ये सारी चीजों के बारे में आपको इस स्लाइड में पता चलेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, रशियन रिवॉल्यूशन बहुत पीक पर पहुंच चुका था। हमारे इंडिया के 2 बड़े बड़े दिग्गज, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों सर बहुत अच्छे से इंस्पायर्ड हो चुके थे सोशलिज्म से
और ये लोग रशियन थ्योरी को बहुत अच्छा मानने लगे थे। साथ ही साथ आपने सुना भी होगा नेहरू साहब हर चीज को बांटने की बात कर रहे हैं। द थिंग इज रीजन इज सोशलिज्म। साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज ओपन की गई जहां पर रशियन रिवॉल्यूशन की चीजों को पढ़ाया जाने लगा। नॉट रशियन रिवॉल्यूशन की चीजें, सोशलिज्म को पढ़ाया जाने लगा। यूनिवर्सिटीज ओपन हुई और वहां पर सोशलिज्म को पढ़ाया जाने लगा। साथ ही साथ कांग्रेस और उसके लोगों ने बहुत एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। ये कॉन्फ्रेंस की गई थी सितंबर 1920 में और ये हुई थी आपकी बाकू में। बाकू एक प्लेस का नाम है जहां पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहां पर सोशलिज्म को प्रमोट करने की बात की गई है। तो ये कुछ था एंडिंग पॉइंट हमारे इस यूनिट का। आई होप आपको समझ आया होगा कि आखिर रशियन रिवॉल्यूशन था क्या। तो दोस्तों रशियन रिवॉल्यूशन की कहानी यहीं तक, लेकिन हमारा साथ आगे तक। तो दोस्तों कैसे लगी रशियन रिवॉल्यूशन की कहानी मेरी जुबानी, विल लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।